प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केंद्रीय वित्त आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। वित्त आयोग का संगठन, इसके कार्य, कार्यप्रणाली, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है और संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर अलग अलग विधानमंडल होते हैं। दोनों स्तरों पर शक्तियों का बंटवारा होता है। राज्य हिताधिकार में राज्य सरकार कर लगाती है और जहाँ संघ की अधिकारता होती है वहाँ केंद्र सरकार कर लगाती है, आय एकत्रित करती है। क्योंकि संघ का अधिकार क्षेत्र बड़ा होता है, संघ की आय के स्रोत ज़्यादा हैं और संघ सूची में राजस्व के जो स्रोत आवंटित किए गए हैं वे केवल संघीय सरकार के उपयोग के लिए नहीं हैं, बल्कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन संघ और राज्यों के मध्य उनको बांटा जाता है। इस प्रकार वे सभी कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं भारत की संचित निधि का ही भाग नहीं बनते, बल्कि वो राज्यों के लिए भी वितरित किए जाते हैं और वो राज्यों की संचित निधि के भाग बनते हैं। वे कर जो भारत की संचित निधि के भाग बनते हैं उनका उपयोग भी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के मध्य उक्त करों की राशि का बंटवारा जिन सिद्धांतों पर किया जाता है उन सिद्धांतों के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाता है। उनका निश्चय एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग करता है और वह आयोग वित्त आयोग होता है और इस आयोग की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की जाती है। वित्त आयोग क्या है? वित्त आयोग एक ऐसी संस्था है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित की जाती है, जिसका प्राथमिक कार्य राजस्व को केंद्र और राज्यों के मध्य वितरित करने के उपायों और तरीकों की अनुशंसा करना है। ऐतिहासिक परिदृश्य। वित्त आयोग की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से प्रभावित है और भारत के संविधान अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के रचयिता रहे हैं, उन्होंने भारतीय संविधान में वित्त आयोग की स्थापना का, भारत में वित्त आयोग की स्थापना का या वित्त आयोग के संवैधानिक संस्था होने का प्रावधान किया था। ये अनुच्छेद 280 क्या है? अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की संबंध में है। जो केंद्रीय वित्त आयोग होता है उसके बारे में, उसकी स्थापना कैसे होगी, सदस्य किस प्रकार नियुक्त किए जाएंगे, कितनी शक्ति प्राप्त होगी आयोग को, वो सारी चीज़ें अनुच्छेद 280 में निर्धारित की गई हैं। भारत का राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान के प्रारंभ होने के 2 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन करेगा। जैसे 1950 में संविधान लागू हुआ था तो उसके 2 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन करेगा। उसके उपरांत प्रति 5 वर्ष के पश्चात या इससे पूर्व वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। यानी एक बार जो वित्त आयोग गठित होता है वो 5 वर्ष के लिए सिफारिश देता है
उसके बाद फिर अगला वित्त आयोग गठित किया जाएगा। भारतीय संसद कानून बनाकर सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया व सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होगी। केंद्र और राज्यों के मध्य करों के रूप में प्राप्त राशि का बंटवारा करने के लिए राष्ट्रपति को वित्त आयोग सिफारिश करेगा। अर्थात वित्त आयोग अपनी सिफारिश किससे करेगा? राष्ट्रपति से करेगा। वित्त आयोग नॉन प्लान से संबंधित राजस्व संसाधनों के विषय भी देखेगा। नॉन प्लान यानी गैर योजनागत विषयों को भी देखेगा। अब तक के वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग जिसका गठन 1951 में किया गया था और उसने अपना प्रतिवेदन 1953 में दिया, केसी नियोगी इसके अध्यक्ष थे। और जो वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावित रहीं वो 1952 से 1957 के लिए प्रभावी रही थी। इसी प्रकार द्वितीय वित्त आयोग का गठन 1956 में, प्रतिवेदन 1957 में, अध्यक्ष का नाम के संतानम और सिफारिशों के प्रभावी रहने का वर्ष था 1957 से 1962। तृतीय वित्त आयोग का गठन 1960 में, प्रतिवेदन मिला 1962 में, अध्यक्ष का नाम ए.के. चंदा और सिफारिशों के प्रभावी रहने का समय था 1962 से 1966 के लिए। चतुर्थ वित्त आयोग का गठन 1964 में, प्रतिवेदन 1965 में और अध्यक्ष का नाम पी.वी. राजमन्नार। चौथे वित्त आयोग की सिफारिशें 1966 से 1969 में प्रभावी रहीं। पांचवें वित्त आयोग का गठन 1968 में, प्रतिवेदन 1969 में, अध्यक्ष का नाम महावीर त्यागी और सिफारिशें प्रभावी रहीं 1969 से 1974 तक। छठवें वित्त आयोग का गठन 1972 में, प्रतिवेदन 1973 में, अध्यक्ष का नाम के ब्रह्मानंद रेड्डी और सिफारिशों के प्रभावी रहने का समय था 1974 से 1979। सातवें वित्त आयोग का गठन 1977 में, प्रतिवेदन 1978 में और अध्यक्ष का नाम था जे.एम. सेलेक्ट और ये सिफारिशें 1979 से 1984 तक प्रभावी रहीं। आठवें वित्त आयोग का गठन 1982, प्रतिवेदन 1984, अध्यक्ष का नाम वाई.वी. चौहान और इस वित्त आयोग की सिफारिशें 1984 से 1989 तक प्रभावी रहीं। नवें वित्त आयोग का गठन 1987 में, प्रतिवेदन 1989 में, अध्यक्ष का नाम एन.के.पी. साल्वे और इस वित्त आयोग की सिफारिशें प्रभावी रहीं 1989 से 1995 तक। 10वें वित्त आयोग का गठन 1992 में, प्रतिवेदन 1994 में और अध्यक्ष का नाम के.सी. पंत, प्रतिवेदन प्रभावी रहा 1995 से 2000 तक। 11वें वित्त आयोग का गठन 1998 में, प्रतिवेदन 2000 में, अध्यक्ष का नाम ए.एम. खुसरो और प्रतिवेदन प्रभावी रहा 2000 से 2005 तक। 12वें वित्त आयोग का गठन 2002 में, प्रतिवेदन वर्ष 2004, अध्यक्ष का नाम सी रंगराजन और प्रतिवेदन प्रभावी रहा 2005 से 2010 तक। 13वें वित्त आयोग का गठन 2007 में, प्रतिवेदन मिला 2009 में, अध्यक्ष का नाम विजय एल केलकर और प्रतिवेदन प्रभावी रहा 2010 से 2015। 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में, प्रतिवेदन मिला 2015 में, अध्यक्ष का नाम वाई.वी. रेड्डी, प्रतिवेदन प्रभावी रहा 2015 से 2020 तक। 15वें वित्त आयोग का भी गठन किया जा चुका है और उसकी सिफारिशें भी आ गई हैं, जिसकी सिफारिशें 2021 से 2025 तक प्रभावी रहेंगी। वित्त आयोग की संरचना। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुपालन में वित्त आयोग के गठन के लिए भारत की संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951, जिसको 1955 में संशोधित किया गया था, उसमें एक अध्यक्ष
और 4 सदस्य की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है। संविधान में प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों की योग्यता, उनकी नियुक्ति की रीति या पद्धति और चयन के आधारों का निर्धारण संसद कानून बनाकर कर सकेगी। अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि आयोग का अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक जीवन का अच्छा अनुभव प्राप्त हो। और सदस्यों के बारे में कहा गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो अथवा न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता रखता हो। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसे सरकार के वित्त और लेखा का विशिष्ट ज्ञान हो। तीसरा व्यक्ति ऐसा हो जिसे वित्तीय मामलों और वित्तीय प्रशासन का व्यापक अनुभव हो। और चौथा व्यक्ति ऐसा हो जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, अर्थात वह अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। आयोग के सदस्यों की योग्यताएं। अब तक तो हमने पढ़ी आयोग के सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, और अब है कि किस प्रकार के व्यक्ति आयोग के सदस्य नहीं बनाए जा सकते। जैसे कोई मानसिक रोगी है, कोई दिवालिया है, कोई अनैतिक अपराध का दोषी है, या उसका कोई आर्थिक स्वार्थ है। अगर उसको वित्त आयोग में नियुक्त कर दिया जाए तो वो आयोग के सुचारू कार्य संचालन में बाधा पहुंचाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी वित्त आयोग का सदस्य नहीं बनाया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल तथा नियुक्ति। वित्त आयोग का प्रत्येक सदस्य अपने पद पर उस समय तक बना रहता है जो राष्ट्रपति की नियुक्ति आदेश में अंकित किया गया है। उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है और कोई भी सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग भी कर सकता है। सदस्यों के वेतन भत्ते। प्रत्येक सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों का भुगतान किया जाता है। वित्त आयोग के कार्य। केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन योग्य करों से प्राप्त शुद्ध राजस्व का वितरण, अर्थात केंद्र को जो राजस्व मिला है उसको केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित करना और उसमें फिर राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना। पहले तो केंद्र और राज्य के बीच में बांटो, फिर राज्यों का जो हिस्सा है उसको फिर सभी राज्यों के बीच में बांटो। भारत की संचित निधि में से राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों के लिए सिद्धांत निर्धारित करना, अर्थात जो राशि भारत की संचित निधि में उसमें से केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान देती है तो कौन से सिद्धांत के आधार पर अनुदान दिया जाए, उन अनुदानों का निर्धारण, वो सिद्धांतों का निर्धारण। राज्य के वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर राज्यों की पंचायतों व नगर पालिकाओं के साधनों के पूरक के रूप में उनके समयकृत कोष में वृद्धि के उपाय हो जाना। अर्थात जैसे केंद्रीय वित्त आयोग होता है जो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण करता है, उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग होता है जो राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को वित्त या राजस्व वितरण के सिद्धांत सुझाता है। राज्य की आय में स्थानीय निकायों का हिस्सा निर्धारित करता है। तो राज्य वित्त आयोग द्वारा जब कोई सिफारिश की जाए तो उस सिफारिश के अनुकूल राज्य की संचित निधि में वृद्धि के उपाय सुझाने के लिए भी केंद्रीय वित्त आयोग अधिकृत होता है। सुव्यवस्थित वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए किसी अन्य विषय के बारे में राष्ट्रपति को सिफारिश करना। वित्त आयोग कोई ऐसी सिफारिश भी कर सकता है जो सुव्यवस्थित वित्त के हित में हो और वो सिफारिश राष्ट्रपति को की जाएगी। वित्त आयोग की शक्तियां। वित्त आयोग को भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत न्यायालय के अनुसार सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त हैं। वित्त आयोग किसी भी व्यक्ति को गवाही या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या पूछताछ करने के लिए बुलाने की
शक्ति रखता है। वित्त आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी न्यायालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या दस्तावेज मंगवा सकता है या उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकता है। वित्त आयोग आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 480 और 482 के अंतर्गत कार्रवाई करने की शक्ति रखता है। आयोग की कार्यविधि। वित्त आयोग अपनी कार्य प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करता है। उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो संसद विधि बनाकर उसे प्रदान करती है। वित्त आयोग की कार्यविधि के प्रमुख चरण निम्न हैं। पहला चरण है सदस्य सचिव की नियुक्ति तथा तथ्यों का संकलन। प्रत्येक वित्त आयोग की औपचारिक नियुक्ति से पूर्व ही उसके सदस्य सचिव को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त कर दिया जाता है। अर्थात वित्त आयोग का जो सचिव है उसको केंद्रीय मंत्रालय में विशेष सचिव, केंद्रीय मंत्रालय कौन सा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे वह आयोग के गठन से पूर्व ही प्रारंभिक कार्य आरंभ कर दे, अर्थात वांछित आंकड़ों और सूचनाओं का संकलन प्रारंभ कर दे। यह सचिव विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और विभिन्न राज्यों के महालेखापालों को संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए लिख देता है। केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता है कि आयोग द्वारा विचाराधीन 5 वर्ष की अवधि, आयोग 5 वर्ष की अवधि के लिए सिफारिश करता है, तो आयोग द्वारा विचाराधीन उस 5 वर्ष की अवधि के लिए जिसके लिए आयोग को सिफारिश करनी है, उसके आय व्यय संबंधी पूर्वानुमान प्रस्तुत किए जाएं और जो केंद्रीय कर हैं और शुल्क हैं उनके आधार, जो वर्तमान आधार पर जो एकत्रित हो रहे हैं या उनमें कोई परिवर्तन होगा, उसके सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं। केंद्रीय सरकार से जो आय होती है आयकर से, उसकी विभाजन योग्य राशि कितनी होगी, केंद्रीय करों में राज्यों का संभावित हिस्सा कितना होगा, इसका विवरण भी वो मांगता है। दूसरा चरण होता है राज्यों से विचार विमर्श। वित्त आयोग समस्त सूचनाओं के उपलब्ध हो जाने के पश्चात प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श करता है। यह विचार विमर्श औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का होता है। इस विचार विमर्श के लिए वित्त आयोग राज्यों की राजधानियों तक स्वयं दौरे करता है। इस विचार विमर्श में वित्त आयोग के सदस्य राज्य के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और अन्य मंत्रियों से वित्तीय साधनों के एकत्रण, वितरण और वित्त संबंधी नीतियों पर चर्चा करते हैं। इस विचार विमर्श में वित्त आयोग के पदाधिकारी राज्य सरकार के वित्तीय अधिकारियों से वित्तीय स्थिति के बारे में उनके अनुमान और पूर्वानुमानों पर चर्चा करते हैं। तीसरा चरण होता है नागरिकों एवं गैर सरकारी संगठनों से विचार। तो वित्त आयोग न केवल सरकारी स्तर पर औपचारिक मंत्रणा करता है, बल्कि एक विज्ञप्ति जारी करके आम नागरिकों से और विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों से भी विचाराधीन मामलों में, विचाराधीन मामले मतलब जो उसके विचार के लिए रखे गए हैं, उन मामलों पे लोगों से ज्ञापन प्राप्त करता है, उनके विचार आमंत्रित करता है। वाणिज्य और उद्योग संगठन जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, संसद और विधानसभा के सदस्य, विश्वविद्यालय के जागरूक विशेषज्ञ, शिक्षक, अर्थशास्त्री या अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाले अन्य विद्वान आयोग को अपने स्मरण पत्र भेजते हैं। आयोग अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पहले समाज के इन वर्गों के जागरूक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत विचारों को उचित महत्व देता है। और कार्यविधि का जो अंतिम बिंदु है वो है प्रतिवेदन लेखन एवं परामर्श।
इस चरण में वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन तैयार करता है और प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष परामर्श के लिए प्रस्तुत करता है। जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि वित्त आयोग केवल एक परामर्शदात्री संस्था है, अर्थात वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिशें की जाएंगी वो सिर्फ एक सलाह मात्र है। राष्ट्रपति उसकी अनुशंसाओं को मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति संविधान के उपबंधों के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को और उस पर की गई कार्रवाई को एक ज्ञापन के जरिए संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। आयोग की सिफारिशें। वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। आयकर, उत्पादन शुल्क और अन्य केंद्रीय करों के विभाजन और वितरण से संबंधित सिफारिशें, राज्यों को सहायता अनुदान देने संबंधी अनुशंसाएं और राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय ऋण से संबंधित सिफारिशें। वित्त आयोग की समीक्षा। वित्त आयोग के गठन, उसके कार्य और वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जो भारत जैसे संघीय राज्य के वित्तीय साधनों के समन्वित उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह परामर्शदात्री संस्था है जिसकी अनुशंसाओं को मानना या ना मानना केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु सामान्यतः वित्त आयोग की अनुशंसाएं केंद्र सरकार द्वारा मान ली जाती हैं। वित्त आयोग का कार्य क्षेत्र गैर योजना मद के राजस्व और व्यय के संदर्भ में सिफारिश देने तक सीमित हो गया है। अब तक नियुक्त वित्त आयोगों ने भारतवर्ष की संघीय व्यवस्था में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की स्वस्थ परिचालना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार आज हमने वित्त आयोग के बारे में अध्ययन किया और इसकी विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। धन्यवाद।